संसद में बजट सत्र शुरू हो गया है तो आज समझेंगे बजट के कुछ बेसिक्स। बात है 1733 की। इंग्लैंड के वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपॉल ने सरकार के जमा खर्च का हिसाब संसद में पेश किया था। वॉलपॉल अपने दस्तावेज छोटे से एक लेदर बैग में लाए थे जिसे फ्रेंच में बोझ और अंग्रेजी में बजट कहा जाता है। इसके बाद से ही हिसाब किताब को बजट कहा जाने लगा। जैसे हम अपने बजट पर परिवार से चर्चा करते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार संसद में और राज्य सरकारें विधानसभा में बजट साझा करती है, चर्चा होती है और ज़रूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी किए जाते हैं। बजट पेश करने का जिम्मा सरकार के पास है, यानी बजट सिर्फ सरकार पेश कर सकती है, विपक्ष नहीं। संविधान में बजट शब्द नहीं है, इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। अनुच्छेद 112 में ये पूरी प्रक्रिया दी हुई है। बजट में आने वाले वित्त वर्ष में टैक्स, कर्ज और बाकी जरियों से जमा के साथ खर्च का अनुमान होता है। नई योजनाओं का भी इसमें ऐलान होता है। लोकसभा से बजट पास होने के बाद ही सरकार को खर्च और टैक्स लगाने का अधिकार मिलता है। राज्यसभा सिर्फ सलाह दे सकती है। अब जानते हैं भारत की आकस्मिक निधि। जैसे हम किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए घरों में कुछ पैसा अलग से रखते हैं, ऐसे ही सरकार किसी आपदा या हादसे के दौरान या इमरजेंसी के दौरान खर्च करने के लिए कुछ पैसा अलग से रखती है। इसे भारत की आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सरकार को इससे पैसा निकालने के लिए बजट जैसी पेचीदा और लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होता। केवल राष्ट्रपति की अनुमति से सरकार इस कोष से पैसा निकाल सकती है। आकस्मिक निधि में हर वक्त 30,000 करोड़ रुपए रहते हैं। संविधान के आर्टिकल 267(2) में इस फंड का जिक्र है। समय समय पर भारत की संचित निधि से आकस्मिक निधि में सरकार पैसा जमा करती है। अब समझते हैं पब्लिक अकाउंट को। केंद्र सरकार कई योजनाएं चलाती है जिसमें वो एक बैंक की तरह काम करती है, जैसे पीपीएफ यानी पब्लिक प्राइवेट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र आदि। पीपीएफ में नौकरी पेशा लोग और किसान विकास पत्र में आम लोग अपने पैसे जमा करते हैं। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों के नाम पर बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। इस तरह की योजनाओं के जरिए लोग सरकारी विभाग, बैंक और पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं। ये सारा पैसा लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट में जमा होता है। इस पैसे पर सरकार लोगों को ब्याज भी देती है। लोग अपने पैसे को सरकार से कभी भी वापस ले सकते हैं। इस फंड के इस्तेमाल के लिए सरकार को संसद की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती, इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 266(2) में दिया हुआ है। अब समझते हैं जीडीपी पर। बतौर इंसान हम दो चीज़ों का उत्पादन करते हैं, वस्तु और सेवा। किसी देश में एक साल के दौरान बनी वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत जीडीपी होती है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। जैसे कि नाम में ही जाहिर है कि ये टर्म उत्पादन से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए किसी देश के अंदर सिर्फ दो काम हो रहे हैं, कैंची बनाना और उससे बाल काटना। इसमें कैंची बनाना वस्तु का उत्पादन है और उस कैंची से बाल काटना सेवा का उत्पादन है। माना कि कैंची का दाम 50 रुपये और बाल काटने का चार्ज 20 रुपये। अगर एक साल में 100 कैंची बनाई जाती है और 100 लोग के बाल काटे जाते हैं तो उस साल उस देश की जीडीपी 50 × 100 प्लस 20 × 100 जो कि होता है 5000 प्लस 2000 विच इज़ इक्वल टू 7000। तो इतनी होती है जीडीपी, 7000 रुपीज़। इसी तरह भारत में तैयार सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कुल मार्केट वैल्यू भारत की जीडीपी होगी। इसमें भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशी दोनों शामिल होते हैं। ये पैमाना इतना बड़ा होता है कि इससे देश की इकनॉमी का हाल पूरी तरीके से आंका जा सकता है। अब बात करते हैं जीएनपी की। जीडीपी और जीएनपी लगभग एक जैसे हैं। जीडीपी में देश के भीतर रहने वाले लोगों के कुल उत्पादन के बाजार मूल्य को जोड़ते हैं। वहीं जीएनपी में किसी एक देश के सभी देशवासियों के उत्पादन के बाजार मूल्य को जोड़ते हैं, भले ही उनमें से कुछ देश के बाहर भी रहते हो। उत्पादन में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल हैं। मतलब ये कि भारत के साथ साथ विदेश में रहने वाले भारतीयों के उत्पादन का कुल बाजार मूल्य भी भारत की जीएनपी में शामिल होता है। लेकिन भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियों और लोगों के उत्पादन का कुल बाजार मूल्य भारत की जीएनपी में शामिल नहीं होता। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट यानी विकास। विकास का आम मतलब होता है आगे बढ़ना। निजी तौर पर अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना और बाकी संसाधनों के साथ आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिलने को ही विकास कहते हैं।
देश के स्तर पर भी विकास के करीब करीब ऐसे ही पैमाने, जैसे सभी लोगों की भूख और गरीबी दूर होना, इलाज के लिए अस्पताल होना, आने जाने के लिए सड़क, रेल, ब्रिज, मेट्रो आदि होना, पढ़ाई के लिए स्कूल, कॉलेज और आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर का मिलना विकास कहलाता है। अर्थशास्त्र में भी इन सभी पैमानों को मापने का तरीका होता है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसे हम पहले ही बता चुके हैं। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो सरकार को रेवेन्यू और डेवलपमेंट के पैमाने भी बढ़ेंगे। जीडीपी की परिभाषा के मुताबिक अगर भारत ने किसी एक साल कुल 100 करोड़ रुपए की वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया तो उस साल भारत की जीडीपी 100 करोड़ हुई। अगले ही साल यही आंकड़ा बढ़कर 110 करोड़ रुपए हो जाए तो जीडीपी 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, यानी 10% की ग्रोथ। आम भाषा में इस प्रतिशत को ही विकास दर कहा जाता है। दरअसल ये जीडीपी के बढ़ने की दर है। अब समझते हैं टैक्स को। हमें किसी बंद कॉलोनी या सोसाइटी से समझ सकते हैं। माना किसी सोसाइटी में पानी की एक टंकी बनी है। ऐसे में सोसाइटी की वेलफेयर एसोसिएशन सभी घरों में से कुछ कुछ पैसा जमा करती है। आमतौर पर बड़े मकानों से ज़्यादा पैसा और छोटे घरों से कम पैसा लिया जाता है। कुछ इसी तरह सरकार टैक्स भी वसूलती है। इसका इस्तेमाल सार्वजनिक कामों, देश की सुरक्षा, डेवलपमेंट, लोगों के वेलफेयर और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आदि में किया जाता है। भारत में मोटे तौर पर 2 तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी की आय पर सरकार की ओर से सीधे तौर पर लगाए जाने वाले टैक्स को डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कह सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स। अब किसी वस्तु को खरीदने या सेवा का इस्तेमाल करने पर उसके दाम पर सरकार एक हिस्सा लेती है, जिसे जीएसटी कहा जाता है। ये टैक्स सीधे तौर पर नहीं लिया जाता, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल और एप्रोप्रिएशन बिल की। मोटे तौर पर बजट के 3 हिस्से होते हैं: बजट भाषण, फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल। बजट भाषण के जरिए वित्त मंत्री लोकसभा में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखती है। इसके बाद संसद में 2 बिल पेश किए जाते हैं, फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक में सरकार अपनी जमा का हिसाब बताती है, साथ ही जमा का मुख्य जरिया यानी टैक्स में सरकार क्या बदलाव करने जा रही है इस बारे में बताती है। जबकि एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक में सरकार अपने खर्च का हिसाब पेश करती है। इस बिल के लोकसभा से पास होने के बाद सरकार भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। ये दोनों बिल भारत की संचित निधि से जुड़े होने के कारण मनी बिल होते हैं, इसलिए इन्हें केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। राज्यसभा में इस पर केवल बहस हो सकती है या बहस होती है। अब आता है फिस्कल डेफिसिट। सरकार मोटे तौर पर 2 जरियों से पैसा जमा करती है, पहला टैक्स और दूसरा कर्ज। कर्ज को हटा दें तो जो रकम सरकार के पास बचती है उसे सरकार की आमदनी कहा जा सकता है। आमतौर पर सरकार का खर्च आमदनी से ज़्यादा होता है। इस अंतर को ही फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं। दुनिया में ज़्यादातर सरकारें खर्च की भरपाई कर्ज लेकर करती हैं। इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। सरकार को टैक्स आदि से मिलने वाला पैसा, जैसे मान लीजिए 70 रुपये, सरकार का खर्च है 100 रुपये, तो फिस्कल डिपॉजिट 100 - 70 हो जाएगा 30 रुपीज़। खर्च की भरपाई के लिए जो कर्ज रहेगा वो 30 रुपीज़ रहेगा। फिस्कल डिफिसिट सरकार की माली हालत बताने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इसको काबू में रखने के लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 भी बनाया गया है। इसमें यह तय किया जाता है कि सरकार फिस्कल डिफिसिट को देश की जीडीपी से 3% से ज़्यादा न होने दे। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। फरवरी में अंतरिम बजट में सरकार का अनुमान था कि फिस्कल डिपॉजिट इस साल जीडीपी का 5.1% रहेगा। अब समझते हैं रेवेन्यू डिफिजिट को। मोटे तौर पर 2 तरीकों से सरकार के पास पैसा आता है, पहला रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल। रेवेन्यू में मोटे तौर पर टैक्स का हिस्सा होता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स आदि। वहीं कैपिटल मोटे तौर पर कर्ज से जमा होता है। किसी एक साल में रेवेन्यू से जमा हुए पैसे और सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी सरकार के रोज़ाना खर्च, जैसे सैलरी, पेंशन योजनाओं पर होने वाले खर्च का अंतर ही रेवेन्यू डिफिजिट या राजस्व घाटा कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो एक साल में सरकार के पास टैक्स, ड्यूटी आदि से जमा हुआ पैसा और सरकार के रोज़ाना खर्च का अंतर ही रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सरकार को रेवेन्यू के ज़रिए मिलने वाला अगर पैसा 80 रुपये है, सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 रुपये है, तो रेवेन्यू डेफिसिट 100 - 80 हो जाएगा 20 रुपये।
अब समझते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार कई सेवाओं और उत्पादन बनाने के लिए पब्लिक कंपनियां चलाती है। अगर सरकार पब्लिक कंपनियों की हिस्सेदारी या पूरी कंपनी प्राइवेट संस्थाओं या लोगों को बेचती है तो इससे डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश कहा जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए सरकार अपने खर्च के लिए पैसा जुटाती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एविएशन सर्विसेज एयर इंडिया में 100% डिसइन्वेस्टमेंट कर इसे टाटा ग्रुप को बेचा है। अब बात करते हैं मॉनिटरी पॉलिसी की। तो सीन वन है, सरकार अगर एक साथ करोड़ों रुपए के नोट छापकर आम लोगों के खाते में डाल दे तो क्या होगा? लोग रुपए निकालकर बाजार में उमड़ पड़ेंगे। कोई खाने पीने जैसे बेसिक सामान खरीदेगा तो कोई एसी और लग्जरी कारें मांगेगा। कुछ ही दिनों में बाजार में माल खत्म होने लगेगा, लेकिन लोगों के पास रुपए बने रहेंगे। अब होड़ शुरू होगी ज़्यादा दाम लगाकर माल खरीद लेने की। कुछ ही देर में बाजार में माल खत्म हो जाएगा और नोट रद्दी में बदल जाएंगे। अब दूसरा सीन है, देश में नोटों की सप्लाई कम भी ना हो, लेकिन अगर युद्ध या आपदा जैसी किसी वजह से माल बनना कम हो जाए, ऐसे में भी सप्लाई कम होने से महंगाई बढ़ जाएगी, यानी रुपए की कीमत घट जाएगी। ऐसे हालातों से बचने के लिए देश में मनी फ्लो या रुपए की उपलब्धता को हमेशा कंट्रोल में रखा जाता है। उसे ही मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं। जिम्मेदारी है कि देश का सेंट्रल बैंक यानी भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक होता है, रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को ब्याज पर उधार देता है। अब इसके तरीके हैं कि बाकी बैंकों को दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर यानी रेपो रेट को कम या ज़्यादा करें। अब आप बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी की। राजकोषीय शब्द से ही समझ में आता है कि ये सरकार के पैसों से जुड़ी हुई बात है। सरकार अपनी जमा और खर्च के लिए जो पॉलिसी तय करती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अर्थशास्त्र के नज़रिए से देखें तो फिस्कल पॉलिसी में सरकार टैक्स की दरें, कर्ज, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक खर्च आदि के लिए पॉलिसीज बनाती है। सरकार के पास कहाँ से कितना पैसा आएगा और कहाँ कितना पैसा खर्च होगा, सब कुछ इसी के तहत तय होता है। इसलिए फिजिकल पॉलिसी बजट के जरिए तय की जाती है। अब चर्चा करते हैं मॉनिटरी पॉलिसी की। इसमें सीन वन है, सरकार अगर एक साथ करोड़ों रुपए के नोट छापकर आम लोगों के खाते में डाल दे तो क्या होगा? लोग रुपए निकालकर बाजार में उमड़ पड़ेंगे, क्योंकि खाने पीने जैसी बेसिक सामान खरीदना तो कोई एसी और लग्जरी कारें मांगेगा। कुछ ही दिनों में बाजार में माल खत्म होने लगेगा, लेकिन लोगों के पास रुपए बने रहेंगे। अब होड़ शुरू होगी कि ज़्यादा दाम लगाकर माल खरीदने लगे। कुछ ही देर में बाजार में माल खत्म हो जाएगा और नोट रद्दी में बदल जाएंगे। अब इससे बचने के तरीके हैं, बाकी बैंकों को दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर यानी रेपो रेट को कम या ज़्यादा कर दिया जाए। बैंकों के पास कुल जमा का एक हिस्सा कैश में रखना होता है। कैश की मात्रा कम या ज़्यादा करना यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR को कंट्रोल करना। बाजार में सरकारी सिक्योरिटी बेचकर या खरीद कर भी इसे किया जाता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। वैसे तो इसकी दो बड़ी वजह होती हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड की बात करें तो जिस माल या काम की मांग कम हो तो उसके दाम कम, जिसकी मांग ज़्यादा हो तो दाम ज़्यादा। जैसे गर्मियों में ज़्यादा मांग के चलते एसी की कीमत बढ़ जाती है और सर्दियों में कम हो जाती है। सप्लाई की बात करें तो जिस माल की सप्लाई ज़्यादा है उसके दाम कम, और सप्लाई कम हो तो दाम ज़्यादा होंगे। जैसे बरसात में सड़कें खराब होने और सड़ने से सब्जियों की सप्लाई कम हो जाती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। महंगाई के बढ़ने या कम होने की वजह मॉनिटरी पॉलिसी भी होती है। RBI बैंकों का बैंक है। बैंक भी RBI से लोन लेकर आगे ग्राहकों को लोन देते हैं। ऐसे में अगर RBI अचानक रेपो रेट यानी अपनी ब्याज दर को कम कर दे तो बाकी बैंकों के पास सस्ता कर्ज होगा, वे भी ब्याज दर कम कर देंगे या ज़्यादा लोन लेना शुरू कर देंगे। इस तरह बाजार में अचानक रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी, बाजार में इससे मांग बढ़ेगी और इससे महंगाई। अब समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को। अकाउंटेंसी में खर्च के दो प्रकार होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा कर जो एक बार किया जाता है और जिसका फ़ायदा लंबे समय तक मिलता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे हम अपनी कमाई का एक हिस्सा नया घर बनाने या बाइक खरीदने पर खर्च करते हैं, ऐसे ही सरकार भी नए एसेट्स जैसे एयरपोर्ट्स, रोड्स, ब्रिज आदि बनाने पर पैसा खर्च करती है। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कुछ समय के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर से सरकार को रेवेन्यू मिलता है, यानी इससे सरकार को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलता है और रेवेन्यू बढ़ता है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल हाईवे, एयरपोर्ट, पुल, रेलवे, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग आदि बनाने में खर्च होता है। अब बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। आमतौर पर घरों में खर्च का एक हिस्सा रोज़ाना के खर्च जैसे खाना, इलाज, कपड़े, सामान आदि पर किया जाता है। ठीक ऐसे ही सरकार भी खर्च करती है। सरकार के रोज़ाना खर्च जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडी आदि को ही सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्च है जो बार बार होता है और इससे किसी भी तरह का रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं मिलता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों और अन्य संस्थाओं को दी जाने वाली ग्रांट भी शामिल होते हैं, भले ही कुछ रकम कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए खर्च की जा रही हो। अब बात करते हैं एक्चुअल्स की। 2 वित्त वर्ष पहले सरकार का रेवेन्यू, कर्ज और खर्च के सटीक आंकड़े भी बजट में पेश किए जाते हैं, जिसे एक्चुअल कहा जाता है। जब एक वित्त वर्ष पूरा हो जाता है तो सरकार वास्तविक खर्च का आकलन करती है। इस बजट में वित्त मंत्री 2022 के लिए एक्चुअल बताएंगे। बात करेंगे रिवाइज्ड एस्टिमेट की। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने बजट में पैसा आने और खर्च होने का जो अनुमान लगाया था उसका फिर से एक बार आकलन किया जाता है, जिसे रिवाइज्ड एस्टिमेट कहते हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट यानी चालू वित्त वर्ष में आधे समय तक कितना बजट खर्च हो चुका है और बाकी वित्त वर्ष में कितना बजट खर्च होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट भी बताएंगे। अब बात करते हैं बजट एस्टिमेट की। नए वित्त वर्ष के लिए कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ खर्च होगा, बजट में इसका अनुमान लगाया जाता है, जिसे बजट एस्टिमेट कहा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए बजट एस्टिमेट पेश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।